नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं इंडिया, देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। यहाँ पर सबसे पहले बात हम मिडिल ईस्ट संकट की करेंगे, क्योंकि देखिए 13 दिन हो चुके हैं और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे शोले भड़क रहे हैं कि अब समंदर में भी आग लगने लगी है। आसमान से हमले हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, जहाजों और तेल के टैंकर आग के गोले में तब्दील हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत अब तक यहां पर हो चुकी है और जंग के नए मोर्चे के रूप में समंदर तैयार होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। समंदर में आग ही आग। ये तस्वीरें देखिए और तबाही का अंदाजा लगाइए। इस तेल टैंकर का नाम है सी सेफ विष्णु। ये अमेरिका का जहाज है। ये तेल का जहाज इराक के पास समंदर में तबाह कर दिया गया। अब ये साफ नहीं है कि इस पर हमला किसी ईरानी ड्रोन ने किया, मिसाइल गिरी या हमला समंदर के अंदर से पानी वाले ड्रोन से हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये जहाज पूरी तरह कुछ ही सेकंड में आग से घिर गया। इसके अंदर कितने लोग थे ये अभी पता नहीं चल पाया है। ये भी कहा जा रहा है कि हमला विस्फोटकों से भरी सुसाइड बोट से किया गया, यानी एक नाव पर बम लादकर उसे जहाज की तरफ भेजा गया और टकराते ही उसमें धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, बाकी करीब 27 लोग बचा लिए गए। ये तस्वीरें बहरीन के अल महराक इलाके की हैं। देखिए ईरान के हमले में ये तेल डेपो कैसे जल रहा है। आग की लपटें इतनी विशाल कि इन्हें काबू करना मुसीबत। नुकसान कितना हुआ ये कहना मुश्किल। ईरान के हमलों की जद में पश्चिम एशिया के वो देश हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन पर भी लगातार कई हमले हुए हैं। ये तस्वीरें ओमान के सालाह बंदरगाह की हैं। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन आसमान में देखा जा सकता है कि मूड में है। ड्रोन आता है, इसे कोई रोक नहीं पाता और ये सीधे इस ऑयल डेपो पर गिरता है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान एक बात स्पष्ट तौर पर साफ तरह से कह चुका है कि वो अपनी मर्जी के बिना एक बूंद भी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने नहीं देगा। वहीं ईरान का ये भी कहना है कि चीन के जहाज और साथ ही साथ वे जहाज जिनका हित अमेरिका और इजराइल से नहीं जुड़ा हुआ है, वे जहाज जा सकते हैं। अमेरिका साफ तौर पर चेतावनी दे चुका है कि ईरान इस तरह से समंदर में ये खेल ना खेले, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है समंदर में ये खेल बेहद खतरनाक और गंभीर होता जा रहा है। वीडियो अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। इसमें दिखाया है कि कैसे अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान के पास तैनात हैं। फाइटर जेट उड़ान भरकर मिशन पूरा करने निकल रहे हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत इस जंग में लगा दी है, क्योंकि ईरान ने घातक पलटवार किया है। अमेरिकी मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। ये मिसाइलें ईरान में टारगेट पर चलाई जा रही हैं। साथ ही ईरानी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं, जिसमें ईरानी हवाई जहाज तबाह होते दिख रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरानी शासन की हवाई ताकत लगभग खत्म कर दी है। वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि अमेरिकी सेनाएं ईरान की हवाई शक्ति को सुनियोजित तरीके से खत्म कर रही हैं। बिल्कुल साफ है। ये देखिए कैसे पहले जहाज पर टारगेट सेट होता है, फिर एक रोशनी चमकती है, फिर धमाका होता है और जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करके इन धमाकों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में भी जंग छेड़ रखी है। दक्षिण लेबनान में भीषण तबाही मची है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों से उत्तरी इजराइल पर हमले किए हैं। ये वीडियो सामने आया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। ये वीडियो मंगलवार बुधवार की रात का बताया जा रहा है।
लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। इसकी चपेट में रिहायशी इलाके आ रहे हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल में ईरान के रॉकेट और मिसाइलों ने कई शहरों को निशाने पर लिया है, तो वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान और बेरूत शहर में भीषण हमले कर रही है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में वो अपनी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए ये हमले कर रहा है। ये जंग अब दूसरे मोर्चे पर जाती दिख रही है। ये तस्वीरें सीरिया की हैं। ईरान से जंग के बीच सीरिया के बेस पर ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। सीरिया में हथियारों से लदे ट्रक दिखे हैं। ट्रकों में एयर डिफेंस उपकरण भी दिखाई दिए। सवाल ये कि क्या अब सीरिया से भी अमेरिका ईरान पर हमले करेगा? पिछले 12 दिन बाद जंग रुक गई थी, लेकिन इस बार ऐसे आसार नहीं दिख रहे। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी भीषण संघर्ष अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरानी हमलों को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं। ईरानी सेना का यूएस इजराइल के ठिकानों पर हमला हुआ है और इसको लेकर जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरानी हमले की ये 41वीं लहर है। तेल अवीव और यरूशलेम में मिसाइल से हमला किया गया है। IRGC ने अमेरिकी ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया। ईरान ने 10 से ज्यादा मिसाइलें इस तरफ दागी हैं। खुर्रम शहर, कद्र और खैबर मिसाइलों से यह हमला किया गया है। तो देखा आपने किस तरह से लगातार ये हमलों का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो जाएगा? क्या अमेरिका उसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है? ये वो दावा है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में 2 हफ्ते फंसने के बाद दिया है। अगर ट्रंप के पास इतनी ताकत थी तो उन्होंने इसका पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और इन सब के बीच उनके बयान लगातार बदलते भी रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि युद्ध खत्म हो गया है, कभी वो कहते हैं कि अभी बाकी है। आखिर ट्रंप के दावों पर कितना भरोसा करें, यह सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। जंग के 2 हफ्ते बाद भी पश्चिम एशिया दहक रहा, सुलग रहा, जल रहा। अब इस भीषण जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया। That if we take him out, or we could take him out by this afternoon, in fact within an hour. जिस तरह से ईरान लड़ रहा है और जिस तरह से वो अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमला कर रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे हैं, क्या वो संभव है? They have no radar. Their leaders are gone. लेकिन उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि वो चाहें तो ईरान के साथ ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो दोबारा कभी खड़ा ही न हो पाए। And we could do a lot worse. They literally would never be able to build that country back. आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो 1 घंटे में ईरान को खत्म कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक और बयान आया जिसमें वो कहते हैं हमने ईरान को जीत लिया है, पहले ही घंटे में सब कुछ जीत लिया। Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ईरान युद्ध में ट्रंप के बयान हर दिन के साथ बदलते रहे। क्या उनके ये बयान अमेरिका में अपनी प्रसिद्धि को बनाए रखने का जरिया है, या फिर वाकई अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान को महज 1 घंटे में खत्म कर सकता है?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर जब एटम बम डाला था तो तर्क ये दिया था कि युद्ध अनमैनेजेबल हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, लिहाजा हमें न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा। यही वो अब भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने 1 घंटे में युद्ध खत्म कर दिया। या ये भी हो सकता है कि पर्शियन गल्फ में जो ईरान का खर्ग आइलैंड है, इस आइलैंड से ईरान का 90% ऑयल जो है वो कंट्रोल होता है और यहीं से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू दूसरे देशों में जाता है। या फिर ट्रंप अपने युद्ध वाले खेल में वाकई फंस गए हैं और उसी से बाहर निकलने के लिए अमेरिका में विरोध से बचने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि जिस युद्ध को वो रूस की तरह 3 से 4 दिन का समझ रहे थे, ईरान ने उसे 10 साल तक खींच लेने की धमकी दे डाली है और अभी तक युद्ध में डटा हुआ है। उनकी एयरफोर्स को नाकारा कर दिया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। इसको देख के लगता है कि हाँ युद्ध खत्म हो गया है। अब युद्ध खत्म नहीं हुआ है और युद्ध खत्म हो गया है, ये दोनों तरह के स्टेटमेंट ये बताते हैं कि अमेरिका फंस गया है। जानकार मानते हैं कि इसके जरिए ट्रंप ईरान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर वाला हथियार चला रहे हैं। ईरान को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके पास सैन्य विकल्प टेबल पर है। ईरान को वो डरा रहे हैं कि तकनीक के दम पर वो ईरान को बहुत पीछे कर देंगे। परमाणु डील पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू करना चाहते हैं ताकि ईरान घुटनों पर आ जाए। बयान को कूटनीति से ज्यादा ईरान के हौसलों को पस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल टूल भी माना जा रहा है, जो उनके बयानों में साफ झलकता भी है। Now, one other thing, we can hit sections of Tehran and other places that, if you do it, it'll be almost impossible for them to rebuild their country. And we don't want that. But we can hit electric, we could take apart their electric capacity within 1 hour, and it would take them 25 years to rebuild it. So ideally, we're not going to be doing that. मतलब एक तरफ मारने की धमकी और दूसरी तरफ बचाने का टॉनिक पिला रहे हैं ट्रंप। अब इन धमकियों से ईरान कितना डरेगा, ये ईरान के आने वाले एक्शन से साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ईरान हल्का पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, एक तरफ ट्रंप की धमकियों का सिलसिला है जो लगातार जारी है, दूसरी तरफ ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है। वैसे 28 फरवरी को इस जंग की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल ने घातक हमले किए। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को मार दिया गया, उनके परिवार के लोग भी मारे गए। इसके बाद सोमवार 9 मार्च को उनके बेटे मुश्तबा खमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि सामने आया कि वो हमलों में घायल हैं, लेकिन ईरान के हमलों में कोई कमी नहीं है। मुल्क जो है वो लगातार जवाब दे रहा है, बल्कि वो और शक्तिशाली हो गया। सवाल यह है कि आखिर ईरान में फैसले ले कौन रहा है, कौन मोर्चा संभाले हुए है। अमेरिका धमकाता रहा, लेकिन ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया, मुश्तबा खामनेई। 9 मार्च को उनके नाम की घोषणा हुई और एक तरह से पूरा ईरान समर्थन में सड़कों पर उतर आया। हालांकि नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनेई अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि ये पता चल रहा है कि 28 फरवरी को हुए हमले में वो भी घायल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक उनके पैरों में चोट लगी है, उनके हाथों में चोट लगी है, उनके चेहरे पर खरोच के निशान हैं जो शायद मलबा लगने से हुए हैं। साथ ही बाईं आंख के पास चोट लगी है। जंग के पहले ही दिन किसी देश का सर्वोच्च नेता और रक्षा मंत्री मर जाए, 40 के करीब बड़े अधिकारी भी मारे जाएं, तो उस देश का क्या होगा? और वो भी जब सामने अमेरिका और इजराइल की ताकत हो। ऐसी हालत में कोई भी देश टूट जाएगा। लेकिन ईरान ने जो किया उससे पूरी दुनिया हैरान है। अयातुल्लाह खामेनेई की मौत और टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद भी ईरान की सत्ता न सिर्फ बरकरार है, बल्कि युद्ध की जमीन पर और आक्रामक हो गई है। ईरान का हश्र वो नहीं हुआ जो इराक, सीरिया या लीबिया का हुआ, बल्कि ईरान की पूरी जनता अपने नए अयातुल्लाह के साथ खड़ी है। सवाल ये कि आखिर ईरान का सिस्टम चल कैसे रहा है? अगर सुप्रीम लीडर घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो फिर ईरान को कौन चला रहा है? कौन जंग के मोर्चे संभाल रहा है? कौन ईरान को संभाले हुए है? रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक ईरान का ढांचा किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि संस्थानों की मजबूती पर टिका है। यानी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है, जिसके चलते देश डगमगाए नहीं।
और इस सिस्टम के सभी हिस्से एक दूसरे के साथ काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। जानकारों के मुताबिक अयातुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद संवैधानिक रूप से सत्ता एक अंतरिम परिषद के पास गई। इसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियन और न्यायपालिका प्रमुख शामिल हैं। लेकिन पर्दे के पीछे असली ताकत मुस्तफा खामेनेई और IRGC के पास है। जानकारों के मुताबिक अब ईरान एक सुरक्षा राज्य यानी सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है। बड़े रणनीतिक और सैन्य फैसले अब मौलवियों के बजाय सीधे IRGC के जनरल ले रहे हैं। कि अमेरिका ने तो हमला किया था कि ईरान को हम खत्म कर देंगे, रेजीम चेंज कर देंगे, वहां पर रजा शाह पहलवी को लेकर आएंगे, लेकिन वो अपने मकसद में, अपने गोल में कामयाब नहीं हुआ। और याद रखिए कि जंग जो है वो असलहों से कम होती है, हौसलों से ज्यादा होती है। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने दशकों से ऐसी डीप स्टेट बनाई है जो बिना सर्वोच्च नेता के भी सालों तक लड़ सकती है। यहाँ सेना सिर्फ बॉर्डर नहीं संभालती बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति भी देखती है। और ईरान में देश चलाने का एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो कई लेयर यानी स्तर में है। आपको ईरान के सिस्टम के बारे में बताते हैं। सुप्रीम लीडर, देश के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक नेता। ये पद 1979 की क्रांति के बाद बना। इनका चयन एक विशेषज्ञ सभा करती है। इस सभा में 88 सदस्य होते हैं। आजीवन पद पर नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च नेता का हर मामले में दखल रहता है। खुफिया प्रमुख, सेना प्रमुख और अन्य संवेदनशील पदों के लिए सुप्रीम लीडर की मंजूरी जरूरी है। ईरान के इतिहास में अब तक केवल 2 ही सुप्रीम लीडर हुए थे, अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी और अयातुल्ला अली खामेनेई। अब अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान की विशेषज्ञ सभा, इसमें 88 लोग होते हैं। ये सभा ही सुप्रीम लीडर चुनती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ सभा ने ही इस बार नए सुप्रीम लीडर को चुना। इस असेंबली के पास इतनी ताकत होती है कि वो जरूरत पड़ने पर सुप्रीम लीडर को हटा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। संरक्षक परिषद यानी गार्जियन काउंसिल, ये सुप्रीम लीडर के नीचे होती है। 12 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 इस्लामी धर्मगुरु और 6 न्यायविद होते हैं। ये परिषद कानूनों की समीक्षा करती है। ईरान में कानून काफी कड़े हैं। इनका पालन कराना न्यायपालिका का काम होता है। न्यायपालिका चीफ जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं। न्यायपालिका अदालतों की निगरानी करती है, वकीलों का चयन करती है। ईरान के समाज पर इसका काफी प्रभाव है। देश में राष्ट्रपति भी बहुत अहम। मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। ईरान में राष्ट्रपति के लिए हर 4 साल में चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति सरकार चलाते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, बजट प्रस्तावित करते हैं। संसद सदस्यों की तरह इनके लिए भी संरक्षक परिषद से मंजूरी जरूरी है। ईरान के सिस्टम में द एक्सपीडियंसी काउंसिल यानी सुविधा परिषद का भी बहुत महत्व है। यहाँ की रेगुलर आर्मी को आर्टिश कहते हैं। ये पहले झटके को सहन करती है, सीमाओं को मजबूत करती है। सेना के साथ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के 16 जहाजों को हमले से उड़ा दिया था ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और हॉर्मुज से तेल के टैंकर और जहाजों को निकालने की गुंजाइश बन सके। लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है। उसने इराक के पास समंदर में अमेरिका के जहाज को घातक हमले में उड़ा दिया। ईरान ने कई तेल टैंकर और भारत आ रहे अमेरिका के स्वामित्व वाले जहाज पर भी हमला यहां पर कर दिया। आखिर से क्या माना जाए? क्या ट्रंप का हर दबाव यहां पर फेल हो रहा है? आखिर ईरान कैसे इतना घातक हो रहा है? और इस सब के बीच आज खबर आई कि अमेरिकी जहाज पर हमले में एक भारतीय नाविक की भी मौत हो गई। समंदर के अंदर हाहाकारी लपटे, तबाही का अंदाजा लगाइए। यह है अमेरिका का तेल वाहक जहाज सी सेफ विष्णु। इसके नाम पर मत जाइए। इस तेल के जहाज को ईरान ने इराक में बसरा के पास समंदर में तबाह कर दिया। बताया गया कि इराक के खोर अल जुबैर पोर्ट के पास पानी में टैंकरों पर हमला कर दिया गया। एक पल में समंदर के अंदर जहाज पर हमले ने हाहाकार मचा दिया। हालांकि यह साफ नहीं है कि अमेरिका के जहाज पर हमला किस हथियार से किया गया, लेकिन जो कुछ हुआ
उसने कुछ ही सेकंड में समूचे भारी भरकम जहाज को ज्वाला में दहकाकर खाक कर दिया। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि हमला विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट के जरिए किया गया, यानी नाव में विस्फोटक लादकर उसे तेल के जहाज से टकरा दिया गया और उससे धमाका हो गया। हमला किस तरह किया गया होगा, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इससे पहले भारत आ रहे थाईलैंड के जहाज पर हमला किया गया था। जानकारी के मुताबिक जहाज भले ही थाईलैंड का था, लेकिन वो अमेरिका के अधिकार में था और इसीलिए ईरान ने उस पर हमला कर दिया। अपने जहाजों पर हमले के बीच ईरान ने खाड़ी के देशों से हो रही अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए ओमान के सालालेह पोर्ट पर ऑयल स्टोरेज पर हमला कर दिया था। तो दूसरी तरफ बहरीन में तेल स्टोरेज पर भी भीषण हमला किया। सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो हर जंग मोल ले रहा है। क्या वाकई उसने समंदर के नीचे माइंस बिछा रखी हैं, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ ऐसा कर रखा है जिसका चक्रव्यूह चाहकर भी कोई तोड़ नहीं पा रहा है। आखिर कैसे ईरान के अधिकारी एक भी बूंद तेल हॉर्मुज से नहीं ले जाने देने का दावा कर रहे हैं? अमेरिका, इजराइल या उसके सहयोगियों का कोई भी जहाज या तेल का माल सही टारगेट माना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात ये रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए आ रहा एक तेलवाहक जहाज सुरक्षित तौर पर मुंबई पहुंच गया। शेनलोंग सुएज़मैक्स नाम का ये जहाज, जो सऊदी अरब से भारत के लिए 1,35,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कच्चा तेल लाया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात सामने आई है। कच्चे तेल को लेकर पहला जहाज जो है वो मुंबई पोर्ट पर पहुंचा है। शेलोंग सुएज़मैक्स इसका नाम है और ये मुंबई के पास जो है इसको पार्क किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए भारत ये शेलोंग जो जहाज है, ऑयल टैंकर है, वो यहाँ पर पहुंचा है। तकरीबन जहाज में 1,35,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चा तेल है, जिससे मुंबई के माहौल स्थित रिफाइनरी में भेजा जाएगा। भारत आने वाला जहाज तो सकुशल पहुंच गया, लेकिन अब हॉर्मुज से सारी दुनिया में जाने वाली तेल की सप्लाई जब तक सकुशल नहीं होगी, तब तक तेल के खेल वाले हाहाकार से आसानी से मुक्ति मिलनी मुश्किल है। मुंबई से पारस धामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश में LPG गैस सिलेंडर का हाल कैसा है? गैस मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है? बुकिंग हो रही है या नहीं हो रही है? इस पर अफवाहों का बाजार खूब गर्म है। तरह तरह की बातें यहां पर की जा रही हैं। सरकार लगातार स्टॉक होने की बात कह रही है। आज संसद में पेट्रोलियम मंत्री खुद सामने आए और उन्होंने भरोसा दिया और बताया कि भारत में गैस को लेकर फिलहाल कहीं भी संकट की स्थिति नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि रसोई गैस से जुड़ी हुई हर खबर से आपका सीधा सरोकार है, इसलिए अफवाहों के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट, गैस सप्लाई का रियलिटी चेक कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई में सिलेंडर मिलना बंद हो गए या अफवाहों के बवंडर उड़ाकर सिलेंडर पर डर फैलाया जा रहा है? अफवाह फैली LPG गैस सिलेंडर की कमी की और इसके बाद शहर शहर कुछ इस तरह के हालात नजर आए। ये देश के 8 बड़े शहर हैं, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, जम्मू, कैमूर और जैसलमेर। हर जगह कुछ इस तरह का पैनिक लोगों में दिखा। कहीं कोई गैस सिलेंडर लेने के लिए कतारों में खड़ा है, तो कहीं धड़ाधड़ गैस बुकिंग की होड़ लगी है। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के झज्जर की। आप देख सकते हैं कि कैसे पैनिक के चलते लोग घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लाइनों में लगे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। लाइन से खड़े दोपहिया वाहन और उन पर लदे गैस सिलेंडर। अब गोरखपुर की तस्वीरें देखिए। कई घंटों से लोग कुछ इसी तरह गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। पैनिक मोड ऐसा है कि लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि ये साफ हो चुका है कि गैस की कोई कमी नहीं है।
दिल्ली के झंडेवालान में बड़ी तादाद में सिलेंडर लेकर लोगों के पहुंचने के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। लोगों का आरोप है कि सिलेंडर की बुकिंग होने के बावजूद डिलीवरी नहीं दी जा रही है। देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर पुलिस तक को बुलाना पड़ा है और साथ में आप देख सकते हैं कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं और फिलहाल ये तीनों ही जो एजेंसियां हैं यहाँ पर उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। यहाँ पर भी लोग अफवाहों के चलते पैनिक में आ गए हैं और गैस बुक करने में लगे हुए हैं। इतनी भारी संख्या में बुकिंग के चलते उन लोगों को भी गैस बुकिंग में दिक्कत हो रही है जिन्हें तुरंत इसकी जरूरत है। लोग कैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं दिखाते हैं। तो आपने बुक कराया, कह रहे हैं कि नंबर पे बुक करो तो हो जाता है। नहीं हो रहा बिल्कुल। ये चल रहा देखो, बिल्कुल हो नहीं रहा। ये लीजिए सर, आपके सामने। या तो ये कट जाता है, कोई मैसेज नहीं आता, या बिजी रिस्टोर करता है। दिल्ली के सबसे व्यस्त और बड़े मार्केट हब चांदनी चौक की मशहूर पराठे वाली गली में एनडीटीवी की टीम पहुंची और जानने की कोशिश की कि क्या वहां मौजूद रेस्टोरेंट्स गैस की किल्लत झेल रहे हैं। इसका असर आप लोगों के बिजनेस पर कुछ पड़ रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई फर्क ऐसा है नहीं। जो सिलेंडर की सप्लाई है वो भी ठीक अभी तक तो चल ही रही है। आप लोगों को लिए अमूमन एक दिन में कितने सिलेंडर यूज करते हैं आप? 1 सिलेंडर 1.5 सिलेंडर यूज हो जाता है कभी कभी हमारा। कमर्शियल सिलेंडर। अच्छा। जो वैसे जो स्केर्सिटी है मेरे ख्याल में वो घरों के लिए ज़्यादा है। क्योंकि जिनके पास लोगों के पास सिलेंडर है भी वो भी बुकिंग कराने पहुंच रहे हैं कि डर लग रहा है कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिनके पास है ऑलरेडी वो भी भाग रहे हैं लाइन लगा रहे। इसे लेकर सरकार ने एक्शन प्लान भी तैयार किया है। रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश, घरेलू गैस को प्राथमिकता, सिलेंडर बुकिंग का अंतर बढ़ाया, होटल रेस्टोरेंट के लिए विशेष समिति, अतिरिक्त एलपीजी की सीमित बिक्री, सप्लाई पर कड़ी निगरानी। फिलहाल सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पैनिक न करें। गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अफवाहों के चलते लोग गैस लेने के लिए कतारों में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ। एक शादी समारोह में उन पर गोली चलाई गई और इस हमले में वो बाल बाल बच गए। हमलावर का यहां पर कहना है कि वो 20 साल से इस हमले की ताक में लगा हुआ था और फारूक अब्दुल्ला को जान से मारना चाहता था। मेरा बड़ा मकसद है। जम्मू में हो रहा ये शादी समारोह। इस शादी समारोह में पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वहां कोई उनकी जान लेना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला लोगों के साथ सीधे जा रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स आता है और फारूक अब्दुल्ला के काफी करीब आकर पिस्तौल चला देता है। गोली उनके सर के पास से गुजर जाती है और इस तरह उनकी जान बाल बाल बच गई। इस घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उस शख्स को धर दबोचते हैं। हमलावर की उम्र 63 साल है। उसका नाम कमल सिंह जामवाल है, जो कपड़े की दुकान चलाता है। इस हमले के बाद उसने पुलिस को बताया कि वो पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था? आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा बड़ा मकसद है। इस हमले में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को भी मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। दोनों नेता कुछ पल के अंतर से बड़ी घटना से बच गए। डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर साहब के पीएसओ जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गड्ढा चला जिससे ऊपर चली गई, और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे, उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। हमले के तुरंत बाद फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा चूक पर गंभीर सवाल उठाए।